और मैं पूरी दिल जिमी से सबक याद करने में लगा था कि हमारे टीचर ने सारा को होमवर्क करने पर बहुत मारना शुरू कर दिया। जब मास्टर साहिब मारने पे आते तो इस पर एक जुनून तारी हो जाता जिससे वो और डरावने लगने लगते थे। वो सारा को मार रहे थे और सब बच्चे सहमे उनको देख रहे थे। मास्टर ने कहा कि चिट्ठी हो जाए तो अपने अबू को कहना कि मुझसे मिल ले, अब बहुत हो गया है। जब छठी हो गई तो सब बच्चे जाने लगे तो मास्टर जी ने कहा कि सारा अपने अबू को बुलाना ना भूलना, वरना कल इससे सख्त सजा दूंगा। सारा सर हिलाती हुई घर रवाना हो गई। मैं घर पहुंचा तो अम्मी ने फौराए मेरे लिए खाना लगा दिया। खाना खाकर मैं चारपाई पर लेटा अचानक मुझे कुछ याद आया कि मैं तो अपनी कॉपी जिस पर मैंने आज होमवर्क करना है क्लास में भूल आया हूँ। ये सोच कर कि अगर आज होमवर्क न किया तो मेरी हालत भी सारा की तरह होगी। ये सोचकर उम्मी से कहा कि मैं कॉपी क्लास भूल आया हूँ, वो लेने जा रहा हूँ। उम्मी ने कहा कि बेटा दोपहर है, गर्मी है, शाम को ले लेना, वैसे भी वो मास्टर वही तो रहते हैं। मैंने कहा नहीं उम्मी, मुझे बहुत होमवर्क करना है, तभी शाम को खेल के लिए फारिग हूँगा। ये कहकर मैं स्कूल की तरफ भागा। हमारा गांव में 2 स्कूल थे, एक सरकारी और एक प्राइवेट। प्राइवेट स्कूल हमारे करीबी कस्बे के शाद खान ने खोला था, जो कि 8वीं जमात तक था, जबकि सरकारी स्कूल 5वीं तक था। चूंकि शाद खान मास्टर जी दूसरे कस्बे के थे, इसलिए वो स्कूल का एक कमरा अपने रहाइश के लिए इस्तेमाल करता था। और मज़े की बात कि ये स्कूल भी हमारे अबू की मलकियत थे, जो कि शाद खान को किराए पर दी थी, इसलिए मेरे फीस मुफ्त थी। मैं जब स्कूल पहुंचा तो दरवाजे के सामने गया तो दरवाज़ा पहले से खुला हुआ था। मैं सीधा अंदर गया और अपनी क्लास से फौराए अपनी कॉपी अलिफाटे ली के मास्टर जी को पता भी ना चले और मैं कॉपी लेकर घर चला जाऊँ। जब मैं कॉपी लेकर मास्टर जी के कमरे से गुजरने लगा तो मुझे उसके कमरे से किसी औरत की आवाज़ सुनाई देने लगी। मैं खैरिन हुआ कि इस वक्त मास्टर जी के कमरे में कौन खातून हो सकती है। इस तजस्सुस के साथ में खड़ा रहा, फिर सोचा कि मुझे क्या है, जो हो होने दो। मैं निकलने लगा तो एक आवाज़ ने मेरे कदम रोक दिए। वो औरत कह रही थी कि मास्टर साहिब ये अब क्या हरकत कर रहे हैं। मास्टर जी ने कहा कि शमशाद में सारा का फीस माफ़ कर सकता हूँ, बस तुम 5 मिनट के लिए मेरी बात मान लो, हम दिनों का काम चल जाएगा। तब मुझे पता चला कि सारा की उम्मी आई है, पर उम्मी क्यों? मास्टर जी ने तो उसके अबू को बुलाया था। इस असना में सारा की उम्मी ने कहा कि मास्टर जी मैं तो बड़े एतमाद के साथ आपके पास आई थी, मुझे नहीं मालूम था कि तुम्हारे जहन में ये शैतानी हरकत जाग गई है। मास्टर साहिब ने कहा कि शमशाद तुम हुसैन हो और जवान भी, और मुझे पता है कि तुम्हारा खावंद बीमार रहता है और शायद वो तुम्हारी ज़रूरत पूरी ना कर सकता हो, इसलिए अगर हम एक दूसरे के साथ ताउन कर लें तो क्या बुरी बात है। यहाँ कोई भी नहीं है और ये बात हम तक रहेगी। ये सुनकर मैं जाने लगा कि शमशाद की आवाज़ ने फिर मेरे कदम रोक दिए कि मास्टर जी ये सब तुम ठीक नहीं कर रहे। इसके साथ ऐसा लगा कि मास्टर जी इसको कहीं ज़बरदस्ती ले जा रहे हैं। मेरे दिल में तजस्सुस पैदा हुआ कि देख लूं कि अंदर क्या हो रहा है। मुझे पता था कि मास्टर जी के कमरे के पीछे एक खिड़की है। मैं वहीं गया तो अंदर का मंजर नजर आ रहा था। मास्टर जी ने शमशाद को चारपाई पे गिराया हुआ था और उसको जबरदस्ती चूमे ले रहा था और शमशाद खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी कि अचानक मास्टर जी ने अपनी शलवार आतार दी। ये देखकर शमशाद की मुजाहमत रुक गई और मास्टर जी ने जल्दी से शमशाद की शलवार भी नीचे आतार दी। मास्टर जी की पीठ मेरी तरफ थी, पर शमशाद जिस अंदाज से मास्टर जी के नीचे देख रही थी, इससे लग रहा था कि शमशाद भी कुछ सोचने पर मजबूर है। ये बात मास्टर जी ने भी नोट की और फौराए शमशाद के दोनों टांगों को ऊपर अलिफाटे आलिफ और उसके टांगों के दरमियान खड़ा हो गया और कुछ देर बाद वो उगे पीछे होने लगा। शमशाद बार बार कह रही थी कि मास्टर जी कोई देख लेगा, मत करो। मास्टर जी ने कहा कि कोई नहीं आता इस वक्त, और फिर तेज तेज आगे पीछे होने लगा। पता नहीं क्या हुआ कि शमशाद के मुंह से आहिस्ता आहिस्ता आह आह की आवाज़ें आने लगी। मुझे कोई समझ नहीं आ रहा था कि मास्टर जी ये सब क्या कर रहे हैं। मास्टर जी 5 मिनट तक ये सब करते रहे और अचानक वो पीछे हट गए तो मैंने देखा कि शमशाद के पेशाब की जगह से कुछ सफ़ेद चीज़ गिर रही थी। शमशाद ने फौराए बिस्तर के कपड़े से अपने पेशाब की जगह को साफ किया और शलवार पहनकर ये कहकर चली गई कि मास्टर जी अब मेरी इज्जत आपके हाथ में है। मास्टर जी ने कहा कि तुम ताउन करोगी तो मैं भी करूँगा। जब शमशाद निकल गई तो मास्टर जी गुस्ल खाने में घुस गए तो मैं भी आहिस्ता आहिस्ता स्कूल के गेट से निकलकर घर की तरफ रवाना हुआ। पर मुझे ये जो भी हुआ उसकी कोई समझ नहीं आई। घर पहुंचा तो अम्मी सो चुकी थी, मैं भी चारपाई पर आकर सो गया। जब नींद से अलिफाटे तो शमशाद और मास्टर जी की वो सब वाकयात मेरे जहन में घूम रहे थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि हम सब तो नहाने के लिए शलवार आतरती हैं या पेशाब के लिए, पर मास्टर जी ने चारपाई पर शमशाद की शलवार क्यों आतार और अपनी भी, और 5 मिनट बाद शमशाद के पेशाब वाली जगह पर सफ़ेद पेशाबे भी किया। मैं ये बातें सोचता मदरसे चला गया, पर मदरसे में भी ये सब बातें मेरे जहन में घूम रही थी। मौलवी साहिब ने 2 बार मुझे टोका कि ज़ेब क्या बात है, कहाँ गुमसिम हो। मैंने कहा नहीं मौलवी साहिब, सबक पढ़ रहा हूँ। मदरसे के बाद घर में चाय पीकर मैं होमवर्क के लिए बैठ गया, पर होमवर्क में भी दिल नहीं लगा। बहरहाल होमवर्क मुकम्मल किया और खेल के मैदान चला गया।
शाम को वापस आकर अबू के साथ गुपशप में वो सब बातें कुछ हद तक जहन से निकल गई। जो दोस्त गांव में रहते हैं उनको गांव के माहौल का पता होता है कि गांव में गर्मियों में सब बाहर चारपायां बचाकर सोते हैं। हमारे घर में चंद ही लोग हैं, मैं, मेरी अम्मी, मेरे अबू, मेरे छोटे चाचू, मेरे दादा और दादी। हम गांव के खाते पीते खानदान से हैं, इसलिए सबकी सेहत काबिल रश्क है। अबू की उम्र 28 साल, उम्मी की उम्र 26 साल की, पर वो लगती 20 साल की है। दादा और दादी भी नहीं लगते कि उनके इतने जवान बेटे हैं। हम सहन में 2 टोलियों में सोते हैं, एक जगह मैं, मेरी उम्मी और अबू, और दूसरे कोने में दादा और दादी, जबकि चाचू अपने कमरे में सोते हैं। बहरहाल रात को सबको जल्दी सोने की आदत होती है, इसलिए जो ही नमाज होती है सब अपने चारपाइयों पर चले जाते हैं। पर इस रात जब मैं चारपाई पे आया तो मुझे फिर मास्टर जी और शमशाद के वो मंजर जहन में आने लगे। यही सोचते हुए शायद रात के 11 बज गए कि मुझे अबू की हल्की सी आवाज़ आई कि वो उम्मी से कह रहे थे कि साजिदा सो रही हो कि जाग रही हो। मुझे खत हुई कि उम्मी की ताबीर तो ठीक है, न कि अबू इससे पूछ रहे हैं। तो उम्मी ने अचानक हल्की सी आवाज़ में कहा कि हाँ जीब के अबू, मैं जाग रही हूँ, पर देखो जीब सोया है कि नहीं। तो अबू ने आहिस्ता से कहा कि वो तो कब का सो चुका है, चलो कमरे में आ जाओ। ये कहकर अबू कमरे की तरफ चले गए। उम्मी थोड़ी देर बाद मेरे चारपाई की तरफ आई और तसल्ली कर ली कि मैं सोया हुआ हूँ, तो वह भी कमरे की तरफ चली गए। मैं सोचने लगा कि शायद अबू खाने की कोई चीज़ लाए हैं जो ये अब छप कर खाएंगे, तो देख लूँ कि क्या खाते हैं। मैं 5 मिनट पड़ा रहा, फिर आहिस्ता आहिस्ता अलिफाटे और कमरे की तरफ जाने लगा। अंदर बल्ब जल रहा था और मैंने छप की खिड़की से देखा तो मैं बेहोश होते होते रह गया। अबू ने पूरे कपड़े आतारी थे और उम्मी ने भी, और अबू उम्मी की पेशाब वाली जगह को चाट रहा था। मुझे मतली आने लगी कि ये क्या कर रहे हैं, और उम्मी अपना सर कभी उधर हिला रही थी और कभी अलिफा देर। अचानक अम्मी ने अबू से कहा कि अब शुरू हो जाओ। अबू खड़े हो गए तो मुझे ये देखकर बहुत खैरंगी हुई कि अबू की पेशाब वाली जगह बहुत सख्त हुई थे और बहुत बड़ी और मोटी थी। मैंने सोचा कि मेरी तो बहुत छोटी है। मैंने सोचा कि अब अबू क्या करेगा कि अचानक अबू ने मास्टर जी की तरह उम्मी की टांगें अपने कंधों पर रखी और अपना पेशाब की जगह को उम्मी की पेशाब की जगह रखा और फिर बड़ी आसानी से अंदर कर दिया। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि ये वो क्यों कर रहा है। फिर अबू भी मास्टर जी की तरह आगे पीछे होने लगे और उसकी पेशाब की जगह कभी अंदर जाती और कभी बाहर। जब भी अंदर जाती उम्मी के मुंह से एक मज़े की तरह निकलती। फिर अबू उम्मी के ऊपर आए और उम्मी के पस्तानों को चूसने लगा और उसके साथ साथ अबू उगे पीछे भी हो रहे थे। मुझे अचानक पेशाब की हाजत हुई तो मैं वॉशरूम की तरफ जाने लगा तो मुझे अबू के रूम के दूसरी तरफ एक साया सा नजर आया जो कि अबू के कमरे में अंदर देख रहा था। मुझे खैरंगी हुई कि यह साया किसका है। मैं राहदारी से थोड़ा उगे गया तो चाचू थे जो कि कमरे के अंदर देख रहे थे। इसकी शलवार भी नीचे थी और वो अपने पेशाब की जगह तेज तेज मसल रहा था कि अचानक चाचू की मुझ पर नजर पड़ी तो जल्दी से इसने अपनी शलवार पहनी और अपने कमरे की तरफ भाग गया। मुझे यह सब बहुत अजीब लग रहा था। मैं दोबारा उसी खिड़की की तरफ आया जहां पहले खड़ा था। अब देखा तो अबू नीचे लेटे थे और उम्मी इसके ऊपर बैठी थी और ऊपर नीचे हो रही थी। यह सब 5 मिनट होता रहा कि अबू ने कहा कि मैं फारिग हो रहा हूँ, तो उम्मी ने कहा कि मैं भी, और फिर दोनों ने एक दूसरे को आपस में झक्कर लिया और शायद 2 मिनट बाद दोनों अलिफाटनी लगे। तो मैं जल्दी अपनी चारपाई की तरफ आया और लेट गया।